हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई ऑनलाइन चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे इंटीग्रेशन की। देखो भाई, क्या था, अभी तक हम सारी बेसिक सी बातें करते आ रहे हैं जो मैथ्स में आएंगी। मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, फिजिक्स में थोड़ी बहुत जगह पे आती है, तो वो थोड़ी बहुत बातें जो मैं बता रहा हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको याद हो डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। ये डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फिजिक्स में हर चैप्टर में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन आएगा ही। वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन, जो कि आपको फिजिक्स में किसी ना किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेरिवेशन में जरूर दिखेगा। तो क्या है इंटीग्रेशन, आओ समझते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, जान जाइए, मेरा नाम आशीष कपलेश है। पिछले 6 सालों से मैं जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन आपको जो करना है वो ये है कि जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, आपको नोट करना है। अपने नोट्स बनाओ खुद से। जो भी बातें मैं यहां पे पढ़ाता हूं उनको अपने नोट्स में लिखो। जो फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं उनको अपने नोट्स में लिखो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूं उनको अपने नोट्स में लिखो। उसके बाद जो डीपीपीज मैं आपको दे रहा हूं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो मैं आपको दे रहा हूं, इनको सॉल्व करो। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो वीडियो सॉल्यूशन से आप उसको हेल्प ले सकते हो फिर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैं चैप्टर्स के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं उनको सॉल्व करो। ऐसा मत करो कि भाई हाँ ठीक है सर, आपने क्वेश्चन दे दिया, हम देख रहे हैं, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो हम सॉल्व करेंगे। नहीं, क्वेश्चन आते ही उस पर आक्रमण कर दो, सीधा सॉल्व करने की कोशिश करो उसको डायरेक्टली, ठीक है। उसके अलावा जो पीवाईक्यूज मैं आपको करा रहा हूं, इनको भी साथ साथ में करते जाओगे तो क्या है, अभी आपका पूरा पार्ट एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टाइम पे जब एग्जाम करीब आ जाता है ना, तो हमारे ऊपर बर्डन कम रहेगा। चीजों को पहले साथ साथ में क्लियर करते चलोगे तो लास्ट में जाके कोई बैकअप नहीं रहेगा। और अगर कोई बैकअप नहीं है, सॉरी बैकलॉग, हाँ तो लास्ट में कोई बैकलॉग नहीं रहेगा। और अगर कोई बैकलॉग नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें फिर, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन चीजों को थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में चलाते रहिए, और बस जो मैं आपको बोलता जा रहा हूं उसको करते रहिए। आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या है, बड़े आसान शब्दों में, बहुत ही ज्यादा, किसी आम आदमी से पूछ लो इंटीग्रेशन क्या है तो वो बोलेगा भैया डिफरेंशिएशन का रिवर्स जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। तो भाई इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। क्या बोला भैया, अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे दिया है तो उसका इंटीग्रेट करने से वो फंक्शन मिल जाता है। क्या मतलब, जैसे कि एग्जांपल, बहुत सिंपल सी बात होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा इसमें, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको cos x दे दिया है, ठीक है, अगर आपको cos x दे दिया है तो आपको इसका फंक्शन फाइंड करना है। देखो ये डेरिवेटिव है, जैसे कि मैं और बोलता हूं, cos x भी छोड़ो, बड़ा सिंपल सा लेता हूं मैं, सिंपल सा पार्ट लेते हैं। जैसे कि मान लो मुझे 1/x दे दिया है ना, चलो भाई बड़ा सिंपल सा पार्ट, 1/x दे दिया। अब मुझे बोला कि ये है 1/x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा। पहली बात, अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, देखो बेटा इंटीग्रेशन के लिए एक ऐसे लंबा सा सांप लगाते हैं ना साइड में, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है। कोई अगर आपसे बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आप वो फंक्शन फाइंड कर रहे हो जिसका डेरिवेटिव गिवन है। इंटीग्रेशन मतलब आप वो फंक्शन फाइंड कर रहे हो। इंटीग्रेशन करने से क्या कर रहे हो, आप वो फंक्शन फाइंड कर रहे हो जिसका डेरिवेटिव गिवन है। अच्छा, ये 1/x है, किसका डेरिवेटिव होता है ये 1/x, कब मिलता है, किसका डिफरेंशिएशन करके 1/x मिलता है, log x का। सर सिंस वी नो दैट d/dx ऑफ ln x या फिर log x ये 1/x होता है। मतलब अगर सर log x का डिफरेंशिएशन करूं तो 1/x मिलता है, तो 1/x का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा log x। 1/x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा log x या फिर ln x। तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं दैट मींस मैं वो फंक्शन फाइंड कर रहा हूं जिसका डेरिवेटिव मुझे गिवन है। अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मैं वो फंक्शन फाइंड करना चाहता हूं, इंटीग्रेशन करके मैं वो फंक्शन फाइंड करना चाहता हूं जिसका डेरिवेटिव, ये किसका डेरिवेटिव है, log x का, जिसका डेरिवेटिव मुझे गिवन है। यानी कि अगर आपको डेरिवेटिव पता है तो आप वो फंक्शन फाइंड कर सकते हो बाय डूइंग द इंटीग्रेशन। या फिर बड़े शॉर्ट में प्यार से, जैसे कि मैंने बोला, एक आम आदमी की भाषा में बोले, सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, है ना। इट इज द रिवर्स प्रोसेस, मतलब अगर किसी का आपने डिफरेंशिएशन किया
तो आपको जो कुछ मिलेगा उसका इंटीग्रेशन करोगे तो दोबारा से डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। जैसे कि 1/x का इंटीग्रेशन किया तो log x मिलेगा, log x का डिफरेंशिएशन किया तो 1/x मिलेगा। बस बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छे से लिखूं, जैसे यहां पे ध्यान से देखना, log x log x अगर इसका डिफरेंशिएशन किया, log x का अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिलता है 1/x, और इस 1/x का अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको मिल जाएगा log x। तो मतलब इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। इंटीग्रेशन क्या है? एक तरह से डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। बस भाई डिफरेंशिएशन का उल्टा कर दो तो इंटीग्रेशन हो गया, बस यही है, यही है इंटीग्रेशन। चलो भाई सो डेफिनेशन यहां पे आगे बेटा, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। फॉर दिस रीजन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। मैंने क्या बोला बेटा, उसका रिवर्स कर दो, उसका इनवर्स कर दो तो आपको क्या मिलेगा? अरे डिफरेंशिएशन का इनवर्स करोगे तो इंटीग्रेशन मिलेगा। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है बेटा fx, जिसका डेरिवेटिव हमारे पास जो दे रखा है वो f डैश x है ना। कोई फंक्शन था fx जिसका डिफरेंशिएशन किया तो f डैश x मिला। अगर मैं f डैश x का इंटीग्रेशन कर दूं बेटा, अगर मैं f डैश x का इंटीग्रेशन कर दूं तो जो मुझे मिलता है आंसर वो होता है fx। क्या बोले कि सर fx का डिफरेंशिएशन किया, मिला f डैश x। अगर f डैश x का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे मिलता है fx प्लस c। c यहां पे कोई कांस्टेंट होता है बेटा, है ना। समझते हो बात को? समझते हो ना बात को? क्या बोले कि अगर सर fx कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव किया तो f डैश x मिला, और अगर मैं f डैश x का इंटीग्रेशन कर देता हूं तो मिलता है fx प्लस c। c यहां पे कांस्टेंट होता है बेटा। इन डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू f डैश x, देन fx प्लस c इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमेशा ये c लगेगा। कब तक लगेगा वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा बेटा। तो अभी इंटीग्रेशन की भावनाएं समझ आई। जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था उसका इनवर्स कर दो तो आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था उसका इनवर्स कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लो भाई। इसमें एग्जांपल, मान लीजिए कोई फंक्शन है मेरे पास x का पावर n, कोई फंक्शन है मेरे पास x का पावर n। बेटा एक इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? n x का पावर n माइनस 1। अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा? n x का पावर n माइनस 1। अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं n x के पावर n माइनस 1 का तो मुझे आंसर फिर से x की पावर n प्लस का c मिल जाएगा। कैसे मिला सर? ये कैसे मिला? अभी आगे एक रूल आएगा, रूल से पता चलेगा। लेकिन हां अभी बस इतना सा नोट करो कि अगर कोई फंक्शन है x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो n x का पावर n माइनस 1 मिलेगा। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे फिर से x की पावर n प्लस c मिल जाएगा। कंडीशन वगैरह लगाने से कभी कभार c 0 हो जाता है, और अगर c 0 हो गया तो हमारा काम बन जाएगा फिर। ठीक है, वो आगे सब बताऊंगा कैसे होता है क्या नहीं होता है। बट अभी हां इतनी सी बात तो समझ आ रही होगी। मतलब डिफरेंशिएशन का इनवर्स कर दिया, डिफरेंशिएशन का रिवर्स कर दो तो इंटीग्रेशन होता है वो। बस नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए यहां से सारी बातें। अगर आपको नोट करनी है तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, इसको भी नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल है भाई, ये एग्जाम्पल है। इसके बाद इसको भी नोट कर लीजिए। 1/x का इंटीग्रेशन करोगे log x मिलेगा। क्यों? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए भाई, हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इंटीग्रेशन से भी रिलेटेड कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन में आपने याद किया था कि सर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, याद हो गया मुझे। वैसे आपको इनको भी याद करना पड़ेगा बेटा, थोड़े से एफर्ट्स करो। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, पेपर पे पूरा एक ऐसा टेबल बना लो, टेबल बना के सामने दीवार पे चिपका दो, सो दैट आप रोज देखोगे, रोज याद हो जाएगा। ठीक है, तो भाई पहला फॉर्मूला है बेटा हमारे पास क्या, कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n किया, डिफरेंशिएशन क्या होता था? x की पावर n का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था? सर ये पावर आगे आती थी और यहां पे n-1 होता था। इंटीग्रेशन बोलता है कि पावर आगे नहीं आएगी, पावर अपॉन में आ जाएगी, है ना। वहां पे तो पावर आगे आती थी, यहां बोलता है नहीं, आगे नहीं, अपॉन में आएगी। लेकिन कौन सी वाली?
बेटा वहां पे n-1 हुआ था ना, यहां पे देखो n+1 हो रहा है, वहां पे n-1 हो गया था, यहां देखिए तो ये x की पावर n+1 हो गया डिवाइडेड बाय n+1, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और यहां पे प्लस का c लगाएंगे। कंडीशन इज दी n का वैल्यू 1 नहीं होगा, ठीक है, माइनस का 1 नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू माइनस का 1 नहीं होगा यहां पे, क्योंकि n का वैल्यू माइनस का 1 बन गया तो पिक्चर हमारी पूरी खराब हो जाएगी। n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस का 1 होते ही यहां पे पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा फिर, ठीक है। कंडीशन है भाई n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है सर। n का वैल्यू -1 नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन -1 नहीं होगा फिर, ठीक है। बेटा सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि अगर आप sin x का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको मिलता है cos x माइनस का, क्यों? क्योंकि जब आप cos x का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस का sin x मिलता था। sin x का इंटीग्रेशन किया तो माइनस का cos x मिला, cos x का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस का sin x मिलता था, है ना। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, sin kx, बेटा kx है ना, तो यहां बनेगा cos kx माइनस का, और ये जो x के साथ में है उसको नीचे लिखते हैं बेटा, अपॉन में dx/dt हो जाता है फिर वो, है ना, जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो, तो x के साथ जो भी है उसका यहां पे नीचे लिख दिया। देखो cos kx, बेटा cos का इंटीग्रेशन sin होता है, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos था, समझ रहे हो ना बात को। देखो उसका रिवर्स भी मैंने लिखा हुआ है यहां पे बेटा, सारा रिवर्स लिखा हुआ है। cos kx का इंटीग्रेशन sin kx होता है, sin kx का डिफरेंशिएशन करोगे cos kx मिल जाएगा, है ना। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ बेटा कहता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। ऑब्वियसली बात है, sec स्क्वायर x तभी मिलता है जब tan x का डिफरेंशिएशन होता है, sec स्क्वायर x तभी मिलता है जब tan x का डिफरेंशिएशन होता है। तो बेटा ये देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो tan x मिलेगा, तो यहां पे देखो इसका डिफरेंशिएशन किया तो sec स्क्वायर x। यहां पे आओ, कोसेक स्क्वायर x बेटा कब मिलता है, जब आप cot x का डिफरेंशिएशन करते हो, तो यहां पे जब cot x का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x मिलता है, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का cot x मिल जाएगा। रूल्स हैं भाई, जो आप डिफरेंशिएशन में जानते हो उसका उल्टा कर रहे हैं बस ये लोग, और कुछ नहीं। माइनस के cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस का कोसेक स्क्वायर x मिलेगा। नोट कर लीजिए इन सारी बातों को बेटा, टेबल तुम्हें भी ऐसी बनानी है ताकि तुम्हें भी चीजें याद रहे, और सामने दीवार पे जरूर चिपका लेना, क्योंकि एक बार अगर चीजें याद रहेगी तो वो हमेशा के लिए ही रहेगी, फिर रोज देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी, जैसे मेरी शक्ल याद होगी तुम लोगों को, रोज देखते हो ना मेरे को। हाँ जी बिल्कुल सर, तो क्या कल को अगर मैं भीड़ में कहीं दिख जाऊंगा तो पहचान लोगे ना मुझे? नहीं पहचानोगे, कोई बात नहीं, चलो। अरे मुझे मत पहचानना, बस जो पढ़ाया हुआ है उसको पहचान जाना है एग्जाम के टाइम पे, वो याद रहना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ax प्लस बी का पावर n, बेटा इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर वाला क्या कहता है, n+1 हो जाएगा, तो देखो बेटा n+1 हो गया, ax प्लस बी का पावर n+1 डिवाइडेड बाय ये पावर एज इट इज नीचे आ जाती है n+1, और देखो ax प्लस बी में x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में वो नीचे आ जाता है बेटा, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में वो नीचे लिखा आ जाता है। देखो यही किया हमने पहले भी, x की पावर n का x की पावर n+1 और अपॉन में n+1, sin kx cos kx, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में बेटा, x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाता है। वैसे तो इसका एक रूल है, वो पूरा डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो आएगा आंसर, अपॉन में इस kx को डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में तो k रह जाता है, kx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे kx रह जाएगा। यहां पे भी देखो बेटा, ax प्लस बी n है, n+1 हो गया, अपॉन n प्लस हो गया, अपॉन में ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करो। देखो भाई अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे ax प्लस बी का, अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे ax प्लस बी का, तो आंसर आपको a मिलेगा, तो अपॉन में देखो a आ गया, 1 अपॉन ax प्लस बी, बेटा ये तो 1 अपॉन x की तरह दिख रहा है, ये हो जाएगा ln ax प्लस बी, और यहां पे अपॉन में क्या आएगा बेटा, b आ जाएगा फिर, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ये समझते हो ना ये बातें सभी लोग, पक्का ना? अच्छा ठीक है, ठीक है सर, समझ गए बात को। 1 अपॉन बी, एक बार रुको, 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 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डॉट ए आएगा बेटा, यहाँ पे इसको करेक्ट करना, करेक्ट कर लेना इसको, यहाँ पे ए आएगा। हाँ अब सही है, ठीक है, तो अपॉन में डिफरेंशिएशन किया ए एक्स प्लस बी का 1/a हो गया, ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करोगे तो cos ax प्लस बी माइनस के साथ, और अपॉन में ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन किया a रह जाएगा, प्लस का सी चल रहा है।
1/x का ln x प्लस का c e की पावर ax। भैया इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो e की पावर ax ही रहता था, लेकिन अपॉन में ax का डिफरेंशिएशन a आ गया। बस सिंपल सी बातें हैं, नोट करते हुए चलोगे तो सारी बातें समझ आएगी। क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगी चीजें ऑटोमेटिकली। क्या कर रहे हो बेटा आप लोग? सर बाकी चीजें तो हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अपॉन में हम क्या कर रहे हैं, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको लिख रहे हैं। x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है हम उसको लिख रहे हैं अपॉन में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, बस नोट कर लो इसको भी। किया नोट? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब कुछ सवाल है, सवाल करोगे तो ही चीजें याद रहेगी, अदरवाइज ऐसे तुम सोचोगे हाँ रट लिया, नहीं होगा, सॉल्व करना है। ठीक है, तो x का पावर 11, x का पावर माइनस का 7, x का पावर p बाई क्यू और p बाई क्यू है ना। चलिए भाई, क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते। अरे सर ये तो क्या है, आप तो कुछ भी पूछो सब इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, है ना। सोच लिया, लगा लिया दिमाग। चलो मैं बताऊं सॉल्व करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 11 dx। बेटा x की पावर 11 का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये कुछ वैसी फीलिंग नहीं दे रहा x की पावर n वाला, ये कुछ वैसी फीलिंग नहीं दे रहा x की पावर n वाला। हाँ तो ये हमारा रूल क्या कहता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो मिलता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, और यहां पे कांस्टेंट c लगाते ताकि कोई ऊंच नीच ना हो जाए, है ना। चलिए भाई, तो इट कैन बी रिटन एज x की पावर 11+1 डिवाइडेड बाय 11+1 प्लस का c, x का पावर 12/12 प्लस का c। पहला आंसर आ गया, खत्म। हाँ बस यही है। सेकंड वाला सॉल्व करें, x की पावर माइनस का 7। सेकंड वाला सॉल्व किया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस का 7 dx। समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, माइनस का 7 प्लस का 1 डिवाइड बाय माइनस का 7 प्लस का 1 प्लस का c, x का पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 6 प्लस का c। आंसर बनेगा माइनस का x की पावर माइनस का 6, या फिर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो इसको, माइनस ऑफ 1/6 x की पावर 6 प्लस का c। आय है क्या बात है सर, माइनस के 6 अपॉन में ले आए तो प्लस का 6 हो गया, तो माइनस का 6x6 प्लस c। थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ p बाय q डॉट dx। अच्छा x की पावर था, ओके चलो x का पावर p बाई क्यू डॉट dx। सॉल्व किया, पावर क्या होती है, प्लस का 1 हो जाता है, x का पावर p बाई क्यू प्लस का 1 डिवाइड बाय p बाई क्यू प्लस का 1 और यहाँ प्लस का c। खत्म कहानी, ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूले पता होने चाहिए तुम लोगों को। ये तो चलो शुरुआत है, अभी आगे और भी सवाल आएंगे। सवाल जितने करोगे उतना चीजें याद रहेगी तुम्हें, ठीक है। और मैं बस तुम्हें उतना पार्ट बताऊंगा जो मेरे फिजिक्स में काम आ रहा है, बाकी तुम और अच्छे से पढ़ोगे इसको मैथ्स में, है ना। हर एक चीज समझोगे बढ़िया तरीके से कि इंटीग्रेशन होता क्यों है, कैसे होता है। अगर आप ये फॉर्मूला भी लगा रहे हो तो क्या वजह है इस फॉर्मूले को लगाने की, कोई और वजह भी है कि नहीं है, सब ईच एंड एवरी पार्ट यू विल स्टडी इन मैथमेटिक्स। इंग्लिश ठीक बोल लेता हूं मैंने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रूल्स यहां पे भी है बेटा, रूल्स यहां पे भी लगेंगे। जैसा कि पहला रूल आप देखेंगे, तो अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो और उस फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा है तो भाई कांस्टेंट बेचारा बाहर फेंक दिया जाता है। तो कांस्टेंट को उठाया, बाहर फेंका, के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ fx और प्लस का c, प्लस का c। देखो प्लस का c हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम कहां तक इसकी रेंज को ले जा सके, है ना। जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो बेसिकली आप एक रेंज डिसाइड करते हो, है ना। तो वो रेंज अभी मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं प्लस का c लगा देता हूं। आगे पढ़ोगे ये सारी बातें इनडेफिनाइट इंटीग्रल की चल रही है। ये सारी बातें जो चल रही है ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल होता है। इंटीग्रेशन दो टाइप के बेटा, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, जिसमें हमें ये नहीं पता कि आप कौन सी वैल्यू से लेके कौन सी वैल्यू तक, मतलब कहां से लेके कहां तक आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। इंटीग्रेशन बेसिकली आपको जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है
सम, ठीक है। जैसे कि कोई कॉन्टिन्यूस बॉडी है, मैं ग्राफ के फॉर्म में इसको समझाता हूं। मान लो मेरे पास कोई ग्राफ है ऐसा वाला, ठीक है। अब मुझे इस ग्राफ का पार्ट कवर करना है यहां से लेके यहां तक पूरा। यहां पे x का वैल्यू a हो जाएगा, यहां पे x का वैल्यू b हो जाएगा। बेटा ध्यान से सुनना, मुझे इसका ये पूरा पार्ट कवर करना है ना, ये पूरा पार्ट। तो इसको दिखाने के लिए मैं इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर लेता हूं बेटा। इसको दिखाने के लिए अगर मैं ग्राफ का इस पूरा इलाके को कवर करना चाहता हूं तो मैं इंटीग्रेशन का यूज करता हूं। कैसे है सर? इंटीग्रेशन से मैं बोलता हूं इट इज इंटीग्रल ऑफ, इसका एक छोटा सा पार्ट उठा लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास जो बन रहा है वो y और x के बीच में है ना, तो y और x, ये जो कर्व है बेटा y एज अ फंक्शन ऑफ x का है, ठीक है। तो हम क्या बताना चाहते हैं कि भैया x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b तक आप इस पूरे पार्ट को कवर कर लीजिए। x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b तक आप इस पूरे पार्ट को कवर कर लीजिए। तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ fx dx, लिमिट विल बी फ्रॉम a टू b। बेटा ऐसे, इसका मतलब ये होता है अगर आप a से लेके b तक के पूरे पार्ट को कवर करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन कर देते हो। तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी में चीजों को अगर ऐड करना है, जैसे कि मान लो एक बॉल है, दूसरी बॉल है, तीसरी बॉल है, चौथी बॉल है, इनको ऐड करना है तो सीधा सीधा गिन लेते हो 1 + 1 + 1 + 1, आंसर सीधा 4 आता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, इसमें कुछ चीजों को ऐड करना है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है ना। तो बेटा अगर कॉन्टिन्यूअस बॉडी के अंदर आपको चीजों को ऐड करना है तो वो चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वहां पे इंटीग्रेशन आपकी हेल्प करता है। फिर कैसे करता है कि सर यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, हो सर ये कौन सी बातें कर रहे हो एलिमेंट की, है ना। एक छोटा सा इलाका ले लो, उसका आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन कर देते हो। जैसे कि मैं एक बड़ा सिंपल सा केस लेता हूं, एक रॉड होती है हमारे पास। अगर मुझे इस पूरे रॉड के बारे में बात करनी है और ये मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि पूरे रॉड को मैं कैसे समझाऊं। मान लो ये कोई रॉड है मेरे पास, मान लो जस्ट थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये रॉड है। इस रॉड के बारे में मुझे कुछ समझाना है तुम लोगों को, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं, है ना। क्योंकि रॉड तो बड़ी होती है, बड़ी ऑब्जेक्ट है, बड़ी रॉड है, बड़े ऑब्जेक्ट है, इनके बारे में स्टडी कैसे करें। जैसे कि एक पूरी बड़ी गाड़ी के बारे में स्टडी नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ उसका एक पुर्जा निकाल लो, उसके बारे में स्टडी कर सकते हो क्योंकि छोटा पुर्जा होता है। तो बेटा आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट्स की। हम आगे चल के बात करेंगे स्मॉल एलिमेंट्स की। बेटा स्मॉल एलिमेंट्स में ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट ले लेते हैं, तो पूरे रॉड की स्टडी करने से बेटर है इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। और जब आपने इस छोटे से टुकड़े के बारे में स्टडी कर लिया तो आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो पूरे रॉड के बारे में बात कर जाएगी फिर से, ठीक है। तो इस छोटा सा टुकड़ा निकाला, उसके बारे में स्टडी किया, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरे रॉड के लिए बात हो जाती है वो। तो इंटीग्रेशन मतलब ऐसे कि आपने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, आपने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, हाँ सर बिल्कुल लिए थे। और ये सारे छोटे छोटे टुकड़े जो आपने लिए और इनके बारे में स्टडी किया, तो आपने एक टुकड़ा लिया छोटा सा, फिर एक और टुकड़ा लिया, फिर एक और टुकड़ा लिया, ऐसे सारे छोटे छोटे टुकड़े लिए, उनकी स्टडी की, उनको ऐड किया। क्या बोले? आपने ऐसे छोटे छोटे से पीसेस लिए रॉड के, उनके बारे में स्टडी किया, हर एक पीस के बारे में स्टडी किया, फिर ऐड किया। तो ये करने से बेटर है कि आप ये काम करो, एक पीस लो, उसकी स्टडी करो और इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन मतलब पूरे रॉड के हर टुकड़े को ऐड करना। नहीं आया समझ? देखो भाई, इंटीग्रेशन आपको जो बताता है वो है समेशन के बारे में। इंटीग्रेशन जो आपको बताता है वो होता है समेशन के बारे में। याद होगा समेशन के साइन, समेशन का साइन याद है? ये क्या बताता? ऐड करना सिखाता था। ये क्या सिखाता था? ऐड करना। अगर मेरे पास नंबर है ना, समेशन ऑफ n, n का वैल्यू 1 से लेके 5 तक जा रहा है, तो इसका मतलब होता था 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इनको काउंट करना आसान था, इनको ऐड करना आसान है। लेकिन यहां पे ग्राफ वाले पार्ट में देखो, मैं इनको ऐड कैसे करूं, है ना। मतलब मुझे अगर यहां से लेके यहां तक की बात करनी है तो मैं कैसे करूं? मतलब ये तो पूरा कॉन्टिन्यूस चल रहा है। 1 से लेके 5 तक अगर चीजें ऐड करनी हो तो सीधा ऐड हो जाता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। लेकिन मुझे यहां से लेके यहां तक की चीजों को ऐड करना है तो वो कैसे करूं? तो यहां से लेके यहां तक पूरा इलाका अगर आपको कवर करना है तो वो फाइंड करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, तो वो हम इंटीग्रेशन के थ्रू करते हैं। फिर
मैं बहुत ज़्यादा मैथ्स में जा रहा हूँ, मुझे इतना मैथ्स में नहीं जाना है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पार्ट नहीं है ये सब। हम डेफिनेटली इसको पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, बट इसको अभी छोड़ो। मेरा काम तुम्हें सिर्फ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताने का है, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना है मेरे को, ठीक है। फिजिक्स मत भूल जाना यार इस मैथ्स के चक्कर में। तुम लोग पता चल रहा है सर आप तो मैथ्स में पता नहीं कहाँ चल गए, वो समझ भी नहीं आया और मैं फिजिक्स और भूल गया साथ में, तो ये मत करना है प्लीज, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो। तो भाई पहला रूल है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले रूल पे। ये सारी बातें समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। मेरा काम सिर्फ आपको रूल्स बताने का है, मेरा काम आपको सिर्फ फॉर्मुलाज बताने का है और क्वेश्चन सॉल्व कराने, ताकि फिजिक्स में अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो आप अटको ना कहीं पे, ठीक है। चलिए भाई, पहला रूल हो गया, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। दूसरा रूल क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। अगर यहां पे एक फंक्शन प्लस माइनस दूसरा फंक्शन है और इंटीग्रेशन करना है तो आप इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लीजिए और प्लस माइनस का जो भी साइन होगा साथ में लगा लीजिए, तो आपका ये वाला रूल फॉलो हो जाएगा बेटा। तो पहला रूल क्या बोलता है, कांस्टेंट आएगा तो बाहर फेंक दो। दूसरा रूल बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हैं और इनका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो बेटर है इंडिविजुअल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लीजिए, फिर बाद में प्लस माइनस जो करना है कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, दूसरा रूल हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा रूल नहीं है, सवाल है, सवाल पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद जो रूल आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। क्या है, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन माइनस प्लस हो रहा है, साथ में इंटीग्रेट करना है तो बेटर है इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लें, उसके बाद प्लस माइनस जो करना है कर लेना। ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। क्या ट्राई, चलो भाई मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है इसको। सिंपल सी बातें हैं। क्या बोलते हैं भाई कि भाई अगर ऐसे दे दिया प्लस माइनस में तो इंडिविजुअली सॉल्व कर लो इनको, ठीक है। तो मैंने भी ये किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको अलग से सॉल्व किया। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स हो गया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डीएक्स। भाई जब एक्स स्क्वायर का मैंने इंटीग्रेशन किया तो इसको सॉल्व करने पे हमें जो मिलता है, इट इज योर एक्स का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस का C1, बहुत सारे ना इसलिए C1 लिख लिया। पहला वाला पार्ट सॉल्व कर दिया मैंने। अच्छा, माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था, sin x। तो माइनस का यहां पे sin x प्लस का C2, ये भी हो गया सॉल्व, प्लस अरे भैया sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x नहीं होगा क्या। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस का C3। ये C1 C2 C3 तीनों कांस्टेंट है, तीनों जुड़ेंगे तो एक कांस्टेंट बन जाएगा एंड आंसर बनेगा x³/3 माइनस का sin x प्लस का log x और यहां पे C1 माइनस C2 प्लस का C3, प्लस का C1 माइनस का C2 प्लस का C3। भाई ये तीनों कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट है, इनका आपस में जो भी झोल करोगे, झोल करने के बाद आपको एक कांस्टेंट C ही मिलेगा। अरे भैया तीन कांस्टेंट है, इनका प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, आंसर तो कांस्टेंट ही मिलेगा ना। तो इन तीनों को अब अलग अलग ना लिख के, क्यों ना मैं आगे से एक बात का ध्यान रखूं कि लास्ट में एक साथ ही प्लस का C लगा दूं तो मेरा काम बन जाएगा क्या। लास्ट में एक साथ ही प्लस का C लगा दो तो मेरा काम बन जाएगा क्या। सो दिस इज द आंसर, कंप्लीट होगी ये बातें, बस इतनी सी बात है। फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, इतना पता होना चाहिए। ये सारी बातें पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा फिर सॉल्व। समझ आती है ना बातें, नोट कर लिया होगा सभी ने, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, तो ये तो हो गया कि जिसमें भाई प्लस माइनस वाली पिक्चर आ रही है तो इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया। मान लो कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं, है ना। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन दे दिया, मान लो ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x। अब क्या करोगे भाई, दो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गए, क्या करोगे, यूवी मेथड लगाओगे यहां नहीं चलेगा यूवी मेथड, वो डिफरेंशिएशन में होता था, यहां पे कहानी अलग होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या होता है बेटा, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का तो उसको कैसे बोलते हैं बेटा, पहला फंक्शन लिखोगे इनटू, इंटीग्रेशन करोगे सेकंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन करोगे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का। क्या मतलब,
बड़ा सिंपल सा रूल है बेटा कि मान लो हमारे पास दो फंक्शन दे दिया, ऐसे यहां समझा देता हूं पूरा तरीके से। मान लो ऐसा कुछ कहानी है कि fx डॉट gx, इसका इंटीग्रेशन करना है। दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, एक हो जाता है इसमें पहला वाला फंक्शन, एक हो जाता है हमारे इसमें दूसरा वाला फंक्शन। सॉल्व करने का तरीका कुछ नहीं है, पहले वाले फंक्शन को उठा के बाहर रख दीजिए, दूसरे वाले का कर दीजिए इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले फंक्शन का कर दीजिए डिफरेंशिएशन, इनटू दूसरे वाले का जो इंटीग्रेशन आपने किया था वो लिखो यहां पे, और ये जो पूरा है इसका कर दो इंटीग्रेशन। ये है रूल बेटा। क्या बोला कि हमारे पास अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो एक होगा पहला फंक्शन, एक होगा दूसरा फंक्शन। पहले फंक्शन को उठा के रखो बाहर, दूसरे वाले का कर दो इंटीग्रेशन। पहले फंक्शन को उठा के रख दो बाहर, दूसरे वाले का कर दो इंटीग्रेशन, माइनस पहले वाले का किया डिफरेंशिएशन, जो दूसरे वाले का इंटीग्रेशन किया था उसको किया मल्टीप्लिकेशन। क्या किया? पहले वाले का किया डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का जो इंटीग्रेशन किया था उसको इससे मल्टीप्लाई किया, और जो ओवरऑल बनता है उसका कर दो इंटीग्रेशन। इनका जो ये ओवरऑल बनेगा इसका पूरा इंटीग्रेशन कर दो। ये है बेटा रूल, ठीक है। पहले वाले को बाहर निकाला, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन किया, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे का जो इंटीग्रल है उसको किया मल्टीप्लाई, और जो ओवरऑल बनता है उसका कर दिया इंटीग्रेशन। बस यही रूल है बेटा, ठीक है। ये एक रूल है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो पॉइंट सेज कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन पहला होगा, कौन सा फंक्शन दूसरा है। तो बेटा इसके लिए एक रूल होता है नोन एज आइलेट रूल, है ना। अभी हमारा आइलेट रूल क्या कहता है कि भाई आप ऑर्डर को फॉलो करो, जो सबसे पहले आएगा वो फंक्शन 1 कहलाएगा, जो बाद में आएगा वो फंक्शन 2 कहलाएगा। आई बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आई बोले तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें की होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, tan इनवर्स एक्स। एल बोले तो लॉगरिथम वाला, ठीक है। एल बोले तो लॉगरिथम जो फंक्शन होते हैं लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 हो गया, ln हो गया, एक्सेट्रा। ए बोले तो एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1, ये सब है ना एलजेब्रा में आते हैं बेटा। टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिगोनोमेट्री मतलब साइन कॉस ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, साइन कॉस टेन एक्सेट्रा। फिर आता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में हम किसको कंसीडर करेंगे? पावर वाले, जैसे e का पावर x, है ना, ऐसी वाली चीज। जो पहले आएगा वो पहला कहलाएगा, जो बाद में आएगा वो दूसरा कहलाएगा। मान लो तुम्हें एक सवाल दे दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x सॉल्व कीजिए। तो आपको सोचना पड़ेगा कि पहला फंक्शन कौन है, दूसरा फंक्शन कौन है। ये x है, ये एलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। पहले कौन आता है? आइलेट। एलजेब्रा पहले आता है सर, एलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है। तो एलजेब्रा वाला हमारा पहला फंक्शन होगा। अरे देखो ना, आइलेट पहले एलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री, पहले एलजेब्रा आता है फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, इसलिए x वाला फंक्शन 1 होगा, साइन x वाला फंक्शन 2 होगा। सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है बेटा। सॉल्व करने का तरीका, x को बाहर रखो और साइन x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x इनटू साइन x का इंटीग्रल
और इस पूरे का इंटीग्रेशन सॉल्व किया। साइन एक्स का इंटीग्रल होता है कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 1 और डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, और ये चल रहा है dx एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन एक्स, सो माइनस का साइन एक्स, क्यों कि प्लस का साइन एक्स, अरे प्लस का साइन एक्स, और सब कुछ मिला के फाइनली प्लस का सी लगा दिया। तो आंसर बनता है एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का सी। ये है आंसर इसका। समझ रहे हो बात को? यहां पे एक चीज थोड़ा सा सही कर लेना बेटा, ये गलती कर दी मैंने, मुझसे गलती हो गई। ये माइनस में आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब सही है, मैंने गलती कर दी थी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है ना। हाँ, ये मेरी गलती हो गई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है बेटा, और मैं प्लस का ले रहा था। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, ये माइनस बाहर चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो आंसर बनेगा साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस का सी। दिस इज द राइट आंसर बेटा। तो आप देख रहे हो, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो किस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे, ये आपको समझ आती होगी बात, है ना? कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें? बढ़िया चल रही कहानी बिल्कुल। चलिए भाई, वेरी गुड। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया और ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया बेटा। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? ये भी नोट कर लो, ये भी कर लिया नोट, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए भाई, यहां सारी वही बातें लिखी है तो एक बार देख लेना। अब आगे आ जाओ, सवाल तुम्हारे लिए तैयार बैठे हैं, सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आते हैं इनके। कर दिए सॉल्व? वीडियो पॉज करके किया होगा पक्का, है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। सर सॉल्व करने चले हम लोग इसको, और सॉल्व जब हमने किया तो हमने सबसे पहले जो चीज देखी वो ये है कि पहले वाले में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स बोल रहे हो dx। भाई साहब, एक है एलजेब्रा वाला, एक है ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो ये मेरा फंक्शन फर्स्ट कहलाएगा और ये मेरा फंक्शन सेकंड कहलाएगा। चलो भाई सॉल्व करते हैं। पहले वाले फंक्शन को बाहर रखोगे, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दोगे, माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया 1 इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन cos x dx, और इस पूरे का dx। भाई पहले वाले फंक्शन का, अरे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। घबरा मत जाना ऐसे कि सर ये क्या कर रही है आपने ना। इट कम्स आउट बी x cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और यहां पे dx। तो x sin x प्लस का cos x प्लस का c, दिस इज द आंसर, पहले वाले का आंसर। ठीक है, पहले वाले का आंसर आया है x cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा आंसर प्लस में आ गया। सेकंड वाला करेंगे सॉल्व, सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, किया सॉल्व, इंटीग्रल ऑफ x e का पावर 4x dx। आइलेट वाले रूल के हिसाब से अलजेब्रा वाला हमारा पहला फंक्शन कहलाता है, एक्सपोनेंशियल वाला हमारा दूसरा फंक्शन कहलाता है। रूल कहता है कि पहले वाले को बाहर रख दीजिए, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स। अरे यार ये 1 ही तो बनता है, जैसा यहां पे भी 1 लिखा था मैंने, देखो 1 लिख दिया था सीधा ही। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 4x dx का होल dx। सॉल्व किया इसको मैंने, x e का पावर 4x डिवाइडेड बाय 4
माइनस इंटीग्रल ऑफ e का पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 dx। ठीक है, अरे ये तो 1 बन जाएगा, ये तो 1 बन गया, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 4x। भाई इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 4x इज e का पावर 4x डिवाइडेड बाय 4। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहां पे x e का पावर 4x बाय 4, x e का पावर 4x बाय 4 माइनस इंटीग्रल ऑफ e का पावर 4x डिवाइड बाय 4 dx। x e का पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस का, भाई 1/4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ e का पावर 4x dx। सॉल्व किया, x e का पावर 4x बाय 4 माइनस 1/4 e का पावर 4x बाय 4 प्लस का कांस्टेंट c। तो x बाय x e का पावर x 4x है ना, e का पावर 4x बाय 16 प्लस का c। चाहो तो कुछ कॉमन वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हो, बट छोड़ो ना, यहीं तक आंसर काफी हो जाएगा। चाहो तो कुछ कॉमन वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हो, बट ठीक है ना, चलेगा, यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो हमने दोनों सवाल सॉल्व किए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नोट करते हुए चलना भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नोट करते हुए चलना। ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने सॉल्व की यहाँ पे, तो आपको पता चल चुका है कि क्या पैटर्न है अब इसको सॉल्व करने का, है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे कि फंक्शन कौन सा वाला है, कौन सा पहला फंक्शन है, कौन सा दूसरा फंक्शन है। एक बार आपने वो चेक कर लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। और ये चेक करने की जिम्मेदारी कौन लेता है, आइलेट, पायलट नहीं, आइलेट। हाँ, देख बोलता है जो पहले आएगा वो फंक्शन 1 कहलाएगा, जो बाद में आएगा वो फंक्शन 2 कहलाएगा। तो भाई एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल, तो एलजेब्रा पहले आ जाता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो हमने पहले एलजेब्रा नोट कर लो इसको भी जल्दी से, किया नोट, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, हो गया, बढ़े आगे, चलो। फिर आता है डेफिनाइट इंटीग्रल। बेटा यहां पे अभी तक आप हमेशा क्या करते थे, प्लस का सी प्लस का सी प्लस का सी लगाते थे। जब हम बात करते हैं ना डेफिनाइट इंटीग्रल की, तो यहां पे हमारे पास रेंज होती है, लिमिट्स होती है। ठीक है, लिमिट्स आपको ये बताती है कि जो ये आप इंटीग्रेशन का प्रोसेस कर रहे हो ना, वो सिर्फ इसी दायरे में करना है, इससे बाहर नहीं जाना आपको। ठीक है, पहले क्या होता था, इनडेफिनाइट था, तो कोई दायरा नहीं था हमारे पास, समझो बात को। जैसे होता ना कि भाई यहां से लेके यहां तक मेरा इलाका है भाई, हाँ इतना इलाका मेरा है और इसमें कोई नहीं आएगा। तो जब हम डेफिनाइट इंटीग्रल की बात करते हैं तो वो अपना इलाका डिफाइन कर देता है कि भाई इतना इलाका है अपना, उसको वो ऐसे डिफाइन करता है, लिमिट्स लगा के, वो अपने लिमिट्स लगा के अपना एरिया डिफाइन कर देता है पूरा, कि भाई इतने इलाके में ही काम करूंगा मैं सिर्फ। लेकिन जब हम बात करते हैं इनडेफिनाइट की, तो उसमें कोई इलाका डिसाइडेड नहीं है बेटा, है ना। काम कर रहे हो सर, काम कर रहे करते करते हो सकता है थोड़ा सा इधर चले गए, थोड़ा सा इधर चले गए, थोड़ा सा उधर निकल के गई, है ना। तो वहां पे प्लस का सी लगाते हैं इन ऑर्डर टू शो कि ठीक है भाई जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कोई प्रॉपर लिमिट्स नहीं है, तो एक कांस्टेंट सी जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस हम उसको यूज करते हैं। यहां पे जब डेफिनेट इंटीग्रल की बात होगी तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो है कि लिमिट्स लगाना। लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, वही पुरानी पिक्चर है कि भैया एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो एफ डैश एक्स आता है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बेटा इनडेफिनाइट इंटीग्रल हो गया, जिसमें कोई लिमिट नहीं है। देखो खाली पड़ा है, सूना इलाका है बिल्कुल। लेकिन जब यहीं पे नीचे ए और ऊपर बी लिख दूं तो बेटा ये डेफिनेट इंटीग्रल बोलता है। ए और बी जो होते हैं बेटा इनको लोअर एंड अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इसको सॉल्व कैसे करना है सर, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने एफ डैश एक्स डी एक्स इसको सॉल्व किया बेटा, तो आंसर बनेगा एफ एक्स। तो देखो ए को नीचे लिखा है, बी को ऊपर लिखा है, तो प्रॉपर तरीका क्या कहता है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे। तो क्या लिखोगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप इसको क्या कहोगे, ये अपर लिमिट हो गई, देखो बी माइनस फिर लोअर लिमिट होगी, बस ये करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी कि इंटीग्रेशन में अगर आपको लिमिट्स दे दी जाए तो आप एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, जब आपके पास डेफिनाइट इंटीग्रल आ गया है जिसमें लिमिट्स होती हैं, तो आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, आंसर आएगा। हमारे पास सबसे ज्यादा यही काम आने वाला है, हम इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, रूल्स सारे वही हैं,
रूल्स वही लगेंगे, फॉर्मूले वही लगेंगे, बस यहां पे एक नई चीज आ गई, वो है लिमिट, वो है ए से लेके बी तक, ये आपको सॉल्व करना, बाकी सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है, वही सारे फॉर्मूले। साइन का इंटीग्रेशन आज भी माइनस का कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन आज भी साइन होता है, तो सब कुछ वही है बेटा, बस एक ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लास्ट में कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल करा देता हूं, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, लिमिट है 1 से लेके 5 तक, सॉल्व करो इसको। सॉल्व करा तो मैंने बोला यार एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, एक्स का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, लेकिन इसमें क्या है, लिमिट्स लगती है। लिमिट कैसे, 1 से लेके 5 तक। सॉल्व किया, x³ बाय 3 आया, लिमिट लगा दी 1 से लेके 5 तक, अपर लिमिट पुट करी 5 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट करी 1 का क्यूब, और अपॉन में 3 तो चल ही रहा था। देखा तुमने, एक बार अपर लिमिट पुट कर दी माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस ये करना है आपको। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर तो पता ही है सभी को कि x³ बाय 3 होता है, ये तो सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, इट इज x का पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, ये तो सभी जानते हैं कि ये x³ बाय 3 होगा। लेकिन जब ये लिमिट्स की बात आती है तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि एक बार अपर लिमिट पुट करोगे माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे। 5 का क्यूब आई थिंक इट इज 125 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट बी 124 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। चलिए भी 124 डिवाइडेड बाय 3 क्या कुछ बनता है क्या, ना 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 सर नहीं बनेगा, 3 4 12 होते हैं, खत्म, 4 3 1 3 हो जाएगा, 1 डॉट 0 3 41.3, ये आंसर कुछ आना है। तो लिमिट्स लगाने का सिर्फ इकलौता मकसद ये है कि हम एरिया डिफाइन कर रहे हैं, हम उस इलाके को डिफाइन कर रहे हैं कि मुझे 1 से 5 के बीच में ही बातें करनी है, मुझे एक्स स्क्वायर का फंक्शन बताना है लेकिन सिर्फ 1 से लेके 5 के बीच में, मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताना है लेकिन सिर्फ 1 से लेके 5 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। समझते हो बात को, लिमिट लगाना आती है ना, बस मेरा काम इतना ही है तुम्हें समझाने का। देखो यार बार बार भी मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यार सही में मतलब ये मैथ्स में तुम अच्छे से पढ़ने वाले हो, फिजिक्स में बस ये चीजें सीख लो कि कैसे कैसे लिमिट्स लगती हैं, वो आ जाएगा तो काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नोट कर लो इसको। और ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन इतना आसान है, इंटीग्रेशन बहुत टफ होता है, ठीक है। ये नहीं होगा कि ये तो सर इतना इजी है, मैथ्स में भी ऐसा ही होगा, नहीं नहीं, मैथ्स में तो गहराइयों में जाओगे तुम इंटीग्रेशन के। जब मैथ्स में इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो एकदम उसकी गहराइयों में जाओगे, और जब तुम गहराइयों में जाओगे ना इंटीग्रेशन की, तो पता चलेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी होता है भैया। हाँ, वो मैं यहां नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन जब तुम मैथ्स में पढ़ोगे तो साइन इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है, टैन इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी इंटीग्रेशन होते हैं। हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b भी करना पड़े, लो भाई इसका भी इंटीग्रेशन होता है। तरीके हैं सॉल्व करने के, तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन क्या है ना कि ये वाला पार्ट अभी हमारे इतना कोई काम का नहीं है। ये तो मैथ्स वगैरह में सॉल्व करोगे, इनको बढ़िया मस्त मजा आएगा तुम्हें सॉल्व करते करते, ठीक है। हाँ, और जहां जहां वैसे देखो मैं फिजिक्स में ऑनेस्टली बता रहा हूं ज्यादा कोई पार्ट नहीं है इसका, गलती से कोई एक आध सवाल फंस जाएगा, एचसी वर्मा सॉल्व करोगे एक आध क्वेश्चन में हो सकता है तुम फंस जाओ, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा वाला आएगा। तो जहां जिस सवाल में फंसोगे वहां पे उस टाइम पे मैं वो इंटीग्रेशन बता दूंगा तुम्हें कि भाई ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। बाकी तुम यार जेई के बच्चे हो, मैथ्स पढ़ोगे ही सही, बढ़िया मस्त तरीके से आएगी चीजें, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े क्या, ठीक है भाई। एप्लीकेशन, अब वो मैंने जैसे आपको बताया था ना एरिया फाइंड करने वाली बातें, वो यही है ना। मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि एरिया वगैरह फाइंड करते हैं और ऐसा ऐसा करते हैं, वो यही सारी बातें हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, भाई इंटीग्रेशन का क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब क्या जरूरत पड़ी मुझे इंटीग्रेशन। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ कर्व, मान लो भाई कोई कर्व है हमारे पास, यहां पे देखो आप देख रहे हो y और x का है, y और x का एक ग्राफ दे दिया है सच दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। बेटा y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x पे डिपेंड कर रहे हैं, और ये कोई कर्व बना।
अगर मुझे इस कर्व का एरिया निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन का यूज कर सकता हूं। कैसे सर? कैसे भाई? ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम्हें कोई ऐसा कर्व दे दे, ठीक है, ऐसा वाला, और कोई तुमसे बोले कि भैया बताओ इसका एरिया क्या होता है सर ये तो बता देंगे, यहां पे अगर 1 होगा, यहां पे 2 होगा, और अगर यहां पे ये 5 तक होगा, तो क्या तुम इसका एरिया निकाल सकते हो? है अगर ये y का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू यहां पे 1 है और x का वैल्यू यहां पे 2 है, तो क्या तुम एरिया निकाल सकते हो? सर बिल्कुल, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, इसका एरिया बनेगा 5 इंटू 1, 5 मीटर स्क्वायर। ये तो बड़ा आसान है ना? अरे यहां पे x का वैल्यू 1 था, यहां पे x का वैल्यू 2 था, तो ये लेंथ कितनी 1 हो जाएगी, ये लेंथ यहां पे 5 है, 5 इंटू 1 करके एरिया निकल गया। आसान था। लेकिन कर्व अगर ऐसा ना देके, वो कर्व अगर ऐसा ना देके वो कर्व को थोड़ा सा खतरनाक बना दे, तो फिर हमारी बैंड बच जाएगी सर। मान लो ये y, ये x, और गलती से गुस्से में उसने तुम्हें कर्व निकाल लो भाई, ये एरिया निकाल लो अब, एरिया बैठ के, जैसे वहां पे उसने दी दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म देख लो, निकाल लो इसका एरिया बैठ के। अब कैसे निकालोगे? हैं ये तो तुम्हारा वो रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ बन भी नहीं रहा है, ना तो रेक्टेंगल बन रहा है ना तो स्क्वायर बन रहा है। क्या करें अब इसके लिए? अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। ऐसी जगहों पे इंटीग्रेशन हमारे काम आता है। उसने बोला यहां पे x का वैल्यू a है, यहां पे x का वैल्यू b है। हमने बोला कि भाई ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्मॉल एलिमेंट का। ऐसी चीजों को सॉल्व करना, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, फाइंड एरिया अंडर कर्व। कैसे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल आप करने वाले हो? इस कर्व के अंडर का एरिया, ये पूरा एरिया निकालना है। मैं स्टार्टिंग में बता रहा था ना आपको, ऐसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए आप यूज करते हो स्मॉल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। बेटा क्यों स्मॉल एलिमेंट का मतलब क्या होता है सर? स्मॉल एलिमेंट का मतलब क्या है कि आप इस पूरे इलाके में से कहीं पे भी जहां आपको अच्छा लगे वहां पे एक पतली सी स्ट्रिप बना देना, पतली सी, बिल्कुल इतनी पतली है कि इसका जो थिकनेस होगी वो dx हो जाएगी। यहां पे हो सकता है x का वैल्यू कुछ हो, यहां पे x प्लस dx हो, दोनों के बीच का सेपरेशन dx हो गया बेटा, है ना? मान लीजिए यहां पे हमें कुछ y का वैल्यू मिला, लेट्स से y, यहां पे हमें इसका कोई वैल्यू y मिल रहा है। क्या मुझे इस एरिया, इस पतली सी जो स्ट्रिप हमने बनाई है, क्या मुझे इसका एरिया मिल सकता है? सोच के देखना। ये मैंने एक पतली सी स्ट्रिप बनाई है, इसकी विड्थ या फिर थिकनेस जो है dx है, इसकी लंबाई y के बराबर है। क्या मुझे स्ट्रिप का एरिया निकल सकता है? दिस इज द स्मॉल एलिमेंट बेटा, इसको कहते हैं स्मॉल एलिमेंट, ठीक है? इसको कहेंगे स्मॉल एलिमेंट। आगे चल के इस चीज का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। ये एक स्मॉल एलिमेंट मैंने बनाया है। तो हमें तो क्या है, बेसिकली ए से लेके बी तक पूरा एरिया निकालना है। लेकिन ये क्या है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर मेरे लिए। मेरे को स्क्वायर का एरिया निकालना आता है, मेरे को रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है, मैं वो कर लेता हूं। लेकिन ये सर ये क्या बन रहा है पता नहीं, है ना? तो मैंने एक पतली सी स्ट्रिप बनाई इसमें। ये पतली सी स्ट्रिप देखा तो इसका लेंथ जो है वो y के बराबर है, इसका विड्थ जो है वो dx के बराबर है। ये स्ट्रिप देखने से मेरे को रेक्टेंगल की फीलिंग दे रही है। क्या आपको भी दे रही है? हाँ, दिस स्मॉल एलिमेंट बिहेव्स एज अ रेक्टेंगल, लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, है ना? लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल। तो इसका एरिया निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा ना। एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, तो इसका एरिया निकालेंगे dA गिवन बाई y इंटू dx। देखो भाई, अब क्या है, छोटी सी पतली सी स्ट्रिप है, पतली सी स्ट्रिप है, पतली स्ट्रिप है तो उसका एरिया भी तो छोटा ही होगा। अरे देखो, जैसे क्या होता है, बड़े लोग होते हैं, उनकी चीजें बड़ी होती है, जैसे उनकी गाड़ी बड़ी होती है ना, उनके लिए बाइक वगैरह बड़ी होती है। छोटे बच्चे, उनकी गाड़ी छोटी वाली आती है ना, जिसमें वो बैठते रहो, तुम देखो। तो वही बात है बेटा, बड़ा एरिया निकालना है तो ए निकालोगे, छोटा सा एरिया निकालोगे तो डी है। मैंने बोला था ना, स्मॉल चीजों के लिए डी लगाते हैं साथ में। हाँ वही है। तो क्या है, ये एलिमेंट बहुत छोटा सा है, पतला सा एलिमेंट है। तो पतला सा एलिमेंट है तो इसका एरिया बहुत छोटा आएगा बेटा, इनफाइनाइटली स्मॉल, है ना? तो अगर ये इनफाइनाइटली स्मॉल है तो इसको डीए से लिख दिया मैंने, दिस इज अ स्मॉल एरिया।
दिस इज अ स्मॉल एरिया। तो आपने क्या किया, आपने इस छोटे से स्ट्रिप का, स्ट्रिप बोल देता हूं इसको मैं ना, ये पतली सी जो धारी है इसका एरिया निकाल लिया आपने। नहीं सर मुझे इसका एरिया नहीं चाहिए था, मुझे तो इस पूरे पार्ट का एरिया चाहिए था। तो ऐसे क्या करोगे, बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाओगे आप। हाँ सर बिल्कुल बनाएंगे। ऐसे क्या करोगे, बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाओगे, बनानी पड़ेगी वो तो सर हम क्या करेंगे, ऐसी बहुत सारी पतली पतली सी स्ट्रिप्स बनाना शुरू कर देंगे। ऐसी बहुत सारी पतली पतली सी हम क्या करेंगे, स्ट्रिप्स बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट लेंगे हम लोग, ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट लेंगे हम लोग, और फिर लास्ट में उन सारे स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें आज रास्ता मिल चुका है, हम ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से एलिमेंट लेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक छोटा एलिमेंट लिया था, इसके लिए हमने एरिया निकाला, ऐसे हम बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे और सबका एरिया निकाल लेंगे फिर। अच्छा कब तक करते रहोगे सर ये? अरे जब तक है जान तब तक करेंगे। इन सारे स्ट्रिप्स को लास्ट में जाके आप क्या करोगे, ऐड करोगे सर। इन सारे स्ट्रिप्स को आप क्या करोगे, लास्ट में जाके ऐड करोगे। तो आपने क्या किया, आपने दिमाग लगाया, आपने बोला एक काम कर लेते हैं, ये बहुत सारी स्ट्रिप्स हमने यहां पे बना दी हैं और इन सारे स्ट्रिप्स का अब हम क्या करने वाले, एरिया निकालेंगे। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, बहुत सारी ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स ले लिए, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट लेके हर एक का एरिया निकाला। इसका एरिया DA, इसका एरिया एक और DA, इसका एरिया एक और DA, एक और DA, एक और DA, एक और DA, और सबको, जैसे मान लो इसका एरिया DA1 है, इसका एरिया DA2 हो जाएगा, इसका एरिया DA3 हो जाएगा, इसका एरिया DA4 हो जाएगा, और सब अब टोटल एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा। है इतना टाइम किसके पास है सर, कब तक करता रहूंगा ये सब, इतना टाइम किसके पास है? इसीलिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए इंटीग्रेशन आगे आया और उन्होंने बोला कि भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम एक एलिमेंट के लिए एरिया निकाल लो, एक एलिमेंट के लिए एरिया निकाला, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है सम को, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है सम को, तो सबको ऐड करने की बजाय आप इंटीग्रेट कर दो, एक एरिया निकाल के, एक एरिया निकाल के आपने ऐड किया और लिमिट लगा दी A से लेके B तक। क्या शो करता है A से लेके B, कि हमें सिर्फ इतने से पार्ट का ही एरिया चाहिए, बाकी एरिया हमें नहीं चाहिए। तो ये कहानी है इंटीग्रेशन की, ये मतलब है इंटीग्रेशन का, इस तरह काम आता है इंटीग्रेशन। तो नोट कर लो भाई, एरिया फाइंड करने के लिए हमारे इंटीग्रेशन काम आने वाला है, तो नोट करो जल्दी से इसको। किया नोट सभी ने, समझ के? तो भाई रादर देन इतने सारे स्मॉल एलिमेंट लेके सबका एरिया निकालोगे, प्लस प्लस करते रहोगे, बेटर है एक छोटा एलिमेंट निकाल लो, उस छोटे एलिमेंट का एरिया फाइंड कर लो और इंटीग्रेट कर दो, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हमारे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। फिर इंटीग्रेशन फिजिक्स में कैसे काम आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चंद फॉर्मूले जो मेरे पास हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे चैप्टर इंटीग्रेशन वाला, मैथ्स में जब ये चैप्टर पढ़ोगे आप, तो ये फॉर्मूलेस बढ़िया तरीके से वहां पे अप्लाई होंगे, उनका आप प्रॉपर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे तो यू समझोगे। अभी मेरा काम है आपको फॉर्मूले दिखाने का, आपका काम है उसको अपने क्या बोलते हैं पेपर में नोट करने का, सामने दीवार पे चिपकाने का। ठीक है, तो सबसे पहला केस जैसे कि यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। बेटा कभी कभार आपसे ऐसा बोल दे कि भाई व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लो भाई ऐसा सवाल आ गया तो तुम फंस जाओगे। फिर क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करो। सर दिमाग ही खराब हो गया, पता नहीं क्या करें। ऐसे क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बोलता है कि अगर ये केस आ जाए या फिर ऐसा कोई केस आ जाए तो x की जगह a sin थीटा लेना। ऐसा करने से क्या मिलेगा सर, देखो भाई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, x की जगह a sin थीटा लेने से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये है ना। फिर यहां पे x की जगह साइन थीटा लिया तो आपको देखो यहां पे dx है तो d थीटा बनाना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू a साइन थीटा लिया आपने, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया, dx इक्वल्स टू a साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा डॉट d थीटा होता है। तो dx की जगह a cos थीटा d थीटा लिखोगे। इंटीग्रेशन ऑफ
देखो भाई क्या बनेगा ये, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे dx चल रहा था, यहां पे dx चल रहा था, है ना बेटा। इसको सॉल्व किया, ये बनेगा a cos थीटा d थीटा, सॉरी dx 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट से बाहर आएगा कॉस थीटा क्या जाएगा, dx की जगह a cos थीटा लिख देंगे तो ये बनेगा अंडर रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए एक बार के लिए आसान काम हो जाएगा, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर भी, ठीक है। मतलब जैसे एक तरीका बता रहा हूं कि हाँ भाई हमारा वो जो अंडर रूट वाली पिक्चर है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगी, जो अंडर रूट वाली पिक्चर आप ले रहे थे वो हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगी, हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, जिसको फिर फर्दर सॉल्व करना शायद हमारे लिए आसान होगा भाई ना। कॉस स्क्वायर थीटा है भाई, तो इसको भी लिखने का तरीका होता है कॉस 2 थीटा के फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो, है ना। देखो वो तो ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होगा तो ही इसको सॉल्व कर पाओगे आप लोग। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप अपने इंटीग्रेशन को और आसान बना सकते हो। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में कुछ आता है तो एक्स की जगह ए टैन थीटा पुट कर सकते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में कुछ आता है तो आप ए सेक थीटा पुट कर सकते हैं। अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, या फिर अंडर रूट ऑफ एक्स ए माइनस एक्स, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स ए माइनस एक्स आए तो ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करिएगा, काम आसान हो जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में आपको कोई इंटीग्रेशन दे दे, इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन दे दे, या फिर ये कोई फॉर्मेट में इंटीग्रेशन दे दे तो x की जगह ए स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो बेटा ये सारे क्या है तरीके हैं, है ना। तो आपके पास इनमें से कोई भी फॉर्मेट का अगर सवाल आता है इंटीग्रेट करने के लिए तो आप अकॉर्डिंगली उनका सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने वहां पे दे दिया तुम लोगों को, x की जगह अगर a sin थीटा पुट किया तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दिक्कत ये आ रही थी कि थीटा का इंटीग्रेशन x के साथ नहीं कर सकते थे, थीटा का इंटीग्रेशन x के साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने dx को हटा के यहाँ पे a cos थीटा लिखा तो हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आसान हो सकता था। तो ये हमारा तरीका है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम कर लो भाई, इसको नोट करो पहले तो, फटाफट से नोट कर लो इसको जल्दी से। कर लिया नोट सभी ने? बहुत शानदार। इसके बाद अगला जो पार्ट आता है बेटा, प्रॉपर्टीज होती है डेफिनेट इंटीग्रल की। क्या है प्रॉपर्टीज? बड़ी सिंपल सी है बेटा। अगर आपने किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है ए से लेके बी तक, ये डेफिनेट इंटीग्रल के लिए ही वैलिड है सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ वैलिड होगी डेफिनेट इंटीग्रल के लिए ही। बोलते हैं अगर आपने ए से लेके बी का इंटीग्रल किया है तो अगर आपने इन लिमिट्स को इन्वर्स कर दिया, इन लिमिट्स को उल्टा कर दिया, यानी अपर लिमिट को नीचे लिख दिया और लोअर लिमिट को ऊपर लिख दिया, तो आपको एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा बस। क्या मतलब सर? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स 1 से लेके 2 तक लिमिट है, ठीक है। तो कहना चाहता है कि अगर आपने लिमिट को इन्वर्स कर दिया, यानी कि ऊपर वाली लिमिट को नीचे लिख दिया और नीचे वाली लिमिट को ऊपर लिख दिया, तो आपका आंसर ये माइनस में होगा। कैसे? चलो देख लेते हैं। इसको सॉल्व किया बेटा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है 1 से लेके 2, ये 4 माइनस का 1/2 यानी कि 3/2 होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे इसको सॉल्व करूं बेटा तो ध्यान रखना, देखना एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके 1, 1 माइनस का 4/2। देखो आंसर क्या माइनस का 3/2 आ रहा है। हाँ सर, तो यही कह रहा है अगर आपने ये जो लिमिट्स है बेटा इनको इंटरचेंज कर दिया, लिमिट्स को रिवर्स कर दिया, तो फिर आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। अगर आपने लिमिट्स को रिवर्स कर दिया है तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। बस यही तो कह रहा है वो भी। अपर लिमिट को नीचे लिख दीजिए, लोअर लिमिट को ऊपर लिख दीजिए, तो आंसर माइनस में आएगा। बस पहला रूल आपका समझ आ गया होगा। दूसरी बात ये कहता है कि आप लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हो। मान लो सवाल आपके पास कुछ इस प्रकार से दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए से लेके बी तक, तो आप चाहो तो लिमिट्स को ब्रेक कर लो। तुम्हें लगता हो कि सर ये तो बहुत बड़ी लिमिट होगी, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो चाहो तो लिमिट को ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि इसी क्वेश्चन को मैं कंसीडर करता हूं बेटा, ठीक है। आंसर इसका 3/2 आ रहा है, हम भी जानते हैं इसको सॉल्व करके आंसर 3/2 मिलेगा, ठीक है। ये बात हमने सॉल्व किया बेटा, इसको सॉल्व करने से आंसर 3/2 मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि 1 से लेके 2 तक है ना, आप एक काम करो x dx, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ना, इसको एक काम करते हैं 1 से लेके 3 तक कर लेते हैं ताकि लिमिट में गैप दिखे। तो बेटा 1 से लेके 3 तक की लिमिट है x dx है, इसको सॉल्व किया, इसका आंसर मुझे नहीं पता भी क्या आएगा, मैं अब देख लेता हूं एक बार। इट्स x स्क्वायर बाई 2, लिमिट विल बी फ्रॉम 1 से लेके 3, 9 माइनस 1/2, आंसर बेटा 4 आना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अगर आपसे डायरेक्टली 1 से लेके 3 तक सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक कैसे करेंगे?
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स 1 से लेके 2 तक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स 2 से लेके 3 तक। सॉल्व करके देखते हैं, अगर आंसर 4 आया तो इसने बिल्कुल सही बात बोली होगी। इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगेगी 1 से लेके 2 तक प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगेगी 2 से लेके 3 तक। चलिए भाई सॉल्व करें इसको। अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 1 बाई 2 प्लस अपर लिमिट 9 माइनस लोअर लिमिट 4 बाई 2। बेटा ये 4 माइनस 1 3 बाई 2 होता है, तो 3 बाई 2, 9 माइनस 4 5 बाई 2, ये बनेगा 8 बाई 2। आप देख सकते हैं आंसर 4 आ रहा है। मतलब ये सेकंड वाली पॉइंट भी बिल्कुल सही बोला उसने कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। 1 से लेके 3 तक सॉल्व नहीं हो रहा है, 1 से लेके 2 तक सॉल्व करो, 2 से लेके 3 तक अलग से सॉल्व करो, साथ में ऐड कर दो, सेम आंसर आपको मिल जाएगा। नोट कर लो भाई जल्दी से, इसको भी कर लिया नोट सभी ने, वेरी गुड। चलो भाई अगला केस क्या कहता है हमसे, थर्ड प्रॉपर्टी या फिर थर्ड जो भी रूल है ना, कि अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो माइनस के लेके ए प्लस 1 है ना, माइनस के ए से लेके प्लस के ए तक अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आप इसकी जगह एक काम और कर सकते हो कि इसको 0 से लेके ए तक आप सॉल्व कर लीजिए और प्लस का इंटू 2 कर लीजिए फिर, ठीक है। ये वही वाली बात है जैसे यहां किया था बेटा, ब्रेक किया तो इसको भी ऐसे कर सकते हो, माइनस ए से लेके 0 तक सॉल्व किया एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर 0 से लेके ए तक सॉल्व किया एफ एक्स डी एक्स, है ना। अब इसमें कुछ कंडीशन है बेटा, इसमें कुछ कंडीशन है। क्या है कंडीशन कि अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है, मतलब कि एफ एक्स अगर इवन है तो आप ये काम कर सकते हो, बट अगर आपका एफ एक्स ऑड है यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है तो ये काम मत करना बिल्कुल भी। क्या मतलब हुआ सर, ये समझ नहीं आया मेरे को, मैं समझाता हूं। देखो ये मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, ये सारी बातें भूल जाओ, ये हो गई पुरानी बातें हो गई है, इसी में मैं आपको समझा देता हूं, या फिर एक काम करता हूं सब रहने देता हूं, अगले पेज पे समझाता हूं। हमने क्वेश्चन क्या लिया था बेटा, अपना क्वेश्चन क्या था, हमने जो क्वेश्चन लिया था वो क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स हमें फाइंड करना था, ठीक है बेटा। अगर ये -3 से लेके प्लस का 3 तक है तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो उन्होंने पता है क्या बोला कि भाई ऐसे केसेस को सॉल्व करोगे तो 2 ही आंसर मिल सकते हैं आपको, माइनस ए से लेके प्लस ए तक सॉल्व करने वाले, इनमें आपको 2 ही आंसर मिलेंगे, या तो आप 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कर लीजिए 0 से लेके ए तक, या फिर आप आंसर 0 देंगे। बेटा 2 ही केस बनते इसमें, है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये कहां पर होगा, जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है, यानी कि इवन हो वैल्यू, और यह आंसर तब मिलेगा जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए, यानी कि ऑड मिलेगा आंसर, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब क्या मतलब है सर, ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, यहां पे देखो क्या है फंक्शन तुम्हारे पास, जो फंक्शन है आपके पास वो क्या है बेटा, एक्स। जो फंक्शन है मेरे पास वो क्या है, एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एक्स के बराबर, और एक्स तो एफ एक्स था तो माइनस ऑफ एफ एक्स। है मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स देखा तो ये माइनस एक्स मिलता है, एफ ऑफ माइनस एक्स देखा तो ये माइनस एक्स मिलता है, और एक्स तो हमारा एफ एक्स के बराबर था, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 0 मिलेगा। नहीं है ना मेरे पे भरोसा, बिल्कुल भी नहीं है ना, आओ करके बताता हूं। इसको सॉल्व करूंगा आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शन ऑड है मेरे पास, ये ऑड है बेटा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, इसका आंसर 0 बनेगा। तुम्हें मेरे पे तो भरोसा होगा नहीं, मैं और सॉल्व करके बताता हूं तुम्हें। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस के 3 से लेके प्लस का 3 लगा दिया हमने, सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट विल बी फ्रॉम -3 से +3 तक, एक्स स्क्वायर, भाई लिमिट्स लगा दे वो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो क्या लिखेंगे इसमें, अपर लिमिट तो 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 9
माइनस, भाई -3 का स्क्वायर 9 ही होता है, डिवाइड बाय 2। है आंसर तो 0 आ गया। आया ना 0 आंसर? क्यों आया? क्योंकि यहां पे जो फंक्शन है वो ऑड वाला है। ऑड वाला फंक्शन मतलब f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाता है। f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। तो ये ऑड में है फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है बेटा? ऑड में है। फिर ये फंक्शन कैसा है? ऑड में है। ठीक है, इवन वाला फंक्शन बता दो सर। इवन वाले के लिए आपने क्या बोला? अगर ये ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाए कि f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका भी प्रमाण दूंगा मैं तुम लोगों को। एक क्वेश्चन तो अपना ये हो गया जिसमें ऑड फंक्शन वाली बातें चल रही थी। एक क्वेश्चन यहां पे ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स -3 से लेके प्लस का 3 तक लिमिट लगाई। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स -3 से लेके प्लस के 3 तक मैंने इसकी लिमिट्स लगा दी। भाई एक बात बताओ, क्या एफ एक्स यहां पे एक्स स्क्वायर है? जी हां सर बिल्कुल है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या यहां पे माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। क्या ये एक्स स्क्वायर बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। ओए होए होए क्या बात है, माइनस का एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आ रहा है। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ रहा है, यानी कि इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 3 तक एक्स स्क्वायर डीएक्स। ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका इवन वाला फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। मैं नहीं मानता सर, मुझे तो प्रूफ चाहिए। मैं कैसे मान लूं ऐसे? चलो भाई प्रूफ देते, पहले इसको सॉल्व करते। पहले इसको सॉल्व करते हैं भैया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट लगेगी -3 से लेके प्लस का 3 तक। चलो भाई पुट करो, अपर लिमिट 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट -3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। बेटा 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 9, 3 27 माइनस माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 3। बाई 27 इंटू 2 54 डिवाइडेड बाय 3। सही है? 18 3 54 होते ना? बिल्कुल सर 18 होता है। तो आंसर आएगा 18। अरे यार 2 इंटू 27 कर लो तो 3 9 27 9 2 18, 18 आंसर आएगा इसका। आपने बोला था कि अगर ऐसी बातें होती हैं, आपने बोला था कि अगर ये बात होती है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, -a से लेके a वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके a तक एफ एक्स dx। 0 से लेके a तक यहां पे क्या किया? माइनस से लेके प्लस का वाला था, हमने 2 लगा दिया, एफ एक्स dx हो गया। इस तरीके से सॉल्व करो, देखो आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया था बेटा, -3 से लेके प्लस का 3। उन्होंने बोला कि आप इसको काम करो, 0 से लेके 3 कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से लेके 3 तक मल्टीप्लाई कर दो और 0 से लेके 3 तक करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। करो, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। वो बोले कि -3 से लेके 3 तक एक्स स्क्वायर डीएक्स को आप और तरीके से लिख सकते हो, 0 से लेके 3 तक एक्स स्क्वायर dx और यहां पे 2 लगा दोगे। तो मैंने बोला ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके 3 तक एक्स स्क्वायर dx। अब मैं यहां सॉल्व करने जा रहा हूं इसको, 2 बाहर रख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 होता है 0 से लेके 3 तक। चलो भाई दिमाग लगाया सभी ने? बिल्कुल लगाया सर। 3 का क्यूब -0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। भाई 3 का क्यूब 27 होता है, सो 2 इंटू 27 बाय 3। सर ये भी तो वही बात बन गई, 18। अरे वाह, बात सही है, मतलब क्वेश्चन आसान हो गया। कहां पहले तुम -a से लेके +a तक लिमिट लगा रहे थे, काम कितना आसान हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से लेके 3 तक कर दो इसको सॉल्व, आंसर तो वही आएगा। तो क्या ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको समझ आती है? क्या ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको समझ आती है जो मैंने आपको यहां बताई है? छाप लो, ये वाला तो हमारा पुरानी प्रॉपर्टी का हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी लिख लो, उसके केसेस जो हैं वो भी लिख लो जल्दी से। लिख लिया सभी ने ये क्वेश्चन? हाँ, ये ऑड फंक्शन है भैया। ऑड फंक्शन का मैंने सिनेरियो समझा दिया तुम्हें, थर्ड प्रॉपर्टी यहां पे होगी थी, ऑड फंक्शन का सिनेरियो समझा दिया तुम लोगों को मैंने। आंसर देख लो, 0 आ रहा है इसका। इवन फंक्शन होगा तो आंसर 0 नहीं आएगा, उसका भी प्रमाण दे दिया। ठीक है,
चलिए भाई, उसके अलावा यहां पे डेफिनेट इंटीग्रल में ही आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यहां पे मैं लिख देता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन है, इसको ऐसे लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। अरे ट्रिग्नोमेट्री को प्यार से ट्रिगो कहेंगे हम लोग। सो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। भैया साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ये बनता है, लिमिट लगाओगे तो सी हट जाएगा, लिमिट नहीं लगाओगे तो सी आ जाएगा। tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ये बनता है, sec इनवर्स एक्स का ये बनता है, साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स का ये बनेगा, x tan इनवर्स एक्स का बनेगा। देखो यार फिजिक्स में यहां तक नहीं आएंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं आएंगे फिजिक्स में, यहां तक हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बस तुम्हें मैंने ज्ञान के लिए बातें बता दी हैं, हैशटैग ज्ञान की बात। मैथ्स में पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से समझोगे। ये मेरा जिम्मा नहीं था, मतलब जिम्मा मतलब नहीं बोलूंगा मैं, बहुत गंदी बात हो जाएगी, बट हाँ ये मेरे पार्ट में नहीं आता है बेटा, फिजिक्स में इतने आगे तक हम जाएंगे नहीं, है ना। हाँ कभी एचसी वर्मा वगैरह सॉल्व करोगे तो गलती से एक आध सवाल में ऐसे फंस जाओ तो उसके लिए मैं बैठा हूं, वहां मैं बता दूंगा तुम लोगों को। इसीलिए फॉर्मूले बता रहा हूं कि बस लिख लो पेपर पे, सामने दीवार पे चिपका लो, भविष्य में किसी सवाल में कहीं गलती से फंस गए तो सामने फॉर्मूला लिखा होगा तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। घबराने की चिंता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं कोई भी। सर ठीक है, इंटीग्रेशन समझ आया, सब कुछ समझ आया, फिजिक्स में कैसे यूज आ रहा है। तो एक छोटा सा यूज फिजिक्स में बताता हूं, वो होता है, ये सारे देख लेना तुम फॉर्मुलेज, है ना, ये सारे फॉर्मुलेज होते हैं बेटा, है ना। फिजिक्स में जो इसका यूज आता है, इंपल्स फाइंड कर लीजिए। जैसे भाई साहब न्यूटन अंकल ने अपने सेकंड लॉ में कहा था, न्यूटन सेकंड लॉ, उन्होंने पता है क्या कहा था अपने सेकंड लॉ में, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, वो बराबर होता है अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के। ये वाली बात न्यूटन अंकल ने अपने सेकंड लॉ में कही थी, F इक्वल्स टू dp बाई dt। फोर्स dp इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या है, dp बाई dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा अगर आपसे कोई यहां से मोमेंटम के बारे में पूछ ले, dp के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, इट इज f डॉट dt। बहुत ही शानदार, ये dt इधर आ गया, ये तो सर छोटा सा मोमेंटम है, मुझे तो बड़ा वाला मोमेंटम बताइए क्या होगा। तो वो चीज बताने के लिए आप इंटीग्रेशन का यूज करते हो बेटा। ये देखो, ये स्मॉल चेंज के लिए बात है बेटा, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, ये छोटा सा पार्ट है, छोटे से टाइम के लिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। बड़े टाइम के लिए अगर मुझे मोमेंटम डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रल। सो इंटीग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dt, ये बन जाएगा डेल्टा p इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dt। तो क्या बोले बेटा, मोमेंटम निकालना हो, चेंज इन मोमेंटम निकालना हो बड़े टाइम इंटरवल के लिए, तो भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। आगे चल के एक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ोगे बेटा, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ते हैं, इसको अभी हम अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, अगले में नहीं, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। वो कहता है कि जो इंपल्स होता है ना, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, और दोनों का फॉर्मूला यही बनता है, f डॉट dt। तो भले आपको इंपल्स निकालना है, भले आपको मोमेंटम का चेंज निकालना है, आप क्या करोगे, f डॉट dt, यानी कि फोर्स आपको गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स आपको गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। इंपल्स क्या होता है सर, इंपल्स इज नथिंग बट अ बड़ा वाला फोर्स जो कि स्मॉल टाइम के लिए लग जाए। जैसे कि तुमने किसी को थप्पड़ मार दिया, अब किसी को तुमने थप्पड़ मारा, ऐसा मारा तो है नहीं, खाया जरूर है पर, है ना चलो कोई बात नहीं। अगर तुमने किसी को मारा तो तुमने क्या किया, एक बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगाया, या फिर किसी को मुक्का मार दो, एक बड़ा फोर्स कम टाइम के लिए लगता है, उसको इंपल्स कहते हैं। जब एक बहुत बड़ा फोर्स एक छोटे से टाइम के लिए लगे, उसको इंपल्स कहेंगे। तो इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम एक ही बात है, फाइंड करना हो तो इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हो। और एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मान लीजिए ऐसे दिया जाए सवाल, एक और फिजिक्स का ही, मैं काइनेमेटिक्स का सवाल ले लेता हूं। इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, velocity of a car is given as v equals to t plus 1, then the displacement of the car, then the displacement of the car in 2 seconds is, चलिए भाई
वेलोसिटी दे दी है, डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है, वेलोसिटी दे दी है, डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है, कैसे करोगे इसको सॉल्व? फिजिक्स का सवाल, काइनेमेटिक्स का सवाल है, इंटीग्रेशन आता होगा तो कर लोगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे। क्या हम ये वाली बात जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या हम ये वाली बात जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो dx बाय dt होता था? वेलोसिटी तब मिलता था जब मैं पोजीशन का या फिर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करता था। सो dx कैन बी रिटन एज v dt। मुझे x चाहिए, ये d हटाना है बेटा, डिफरेंशिएशन को हटाना है। अगर आप डिफरेंशिएशन को हटाना चाहते हो तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, तो उससे क्या होगा, d हट जाएगा, इट विल बी योर v dt। d से ये मर गया, खत्म होगी कहानी, यहाँ पे x आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ v dt। वैसे ये काटना बहुत गलत बात है, ये जो मैंने ऐसे काटा है ना, ऐसे कभी गलती में से मत कर देना, तो बस तुम्हें बताने के लिए मैंने काट दिया, बट ये बहुत गलत बात होती है, ऐसे काटते नहीं इसको, ठीक है। हाँ चलिए भाई, मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कर देता हूं सर मैं। तो x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी कितना है, t प्लस 1 dt। लेकिन सर लिमिट्स क्या रहेंगी इसकी? उसने क्या बोला है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 2 सेकेंड्स। भाई जब कार चलना शुरू हुई, चल रहे स्टार्टिंग से लेके 2 सेकेंड्स तक, स्टार्टिंग जहां होती है वहां पे टाइम हमेशा जीरो है ना? अरे स्टार्टिंग में तो टाइम जीरो ही होता है, तो 0 से लेके 2 तक मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, 0 से लेके 2 तक, क्योंकि स्टार्टिंग में तो टाइम जीरो ही होगा। अरे जैसे भी मैंने मेजर करना शुरू किया, तो यहां पे मैं स्टॉप वॉच, जब तुम मेजर करते हो तो 0 से करते हो ना स्टार्ट, तो टाइम 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक है ना। चलो भाई सर, इंटीग्रेशन ऑफ t dt कर देता हूं 0 से लेके 2 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt कर देता हूं 0 से लेके 2 तक। सॉल्व किया, t का पावर 1 है, ये बन जाएगा t का पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, लिमिट लगेगी 0 से लेके 2 तक, प्लस 1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे इसको, यहां पे t बन जाएगा। भाई dt का इंटीग्रेशन t हो गया, लिमिट लगेगी 0 से लेके 2 तक। फर्दर सॉल्व किया, ये बन जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 2 तक लिमिट लगा रही है, प्लस t, लिमिट विल बी 0 to 2। समझ तो आता ही होगा तुम लोगों को, है ना। सो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है, इट इज गिवन बाय 4 माइनस का 0 बाई 2 प्लस 2 माइनस का 0, 4 बाई 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, आंसर इज 4 मीटर। ये वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड में होगी, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर। तो अगेन सवाल काइनेमेटिक्स का है, सवाल फिजिक्स का है, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे अभी अगला चैप्टर। लेकिन भाई बिना इंटीग्रेशन के अधूरा है सवाल, इंटीग्रेशन ही नहीं आता होगा तो सवाल कैसे करोगे फिर, है ना। तो फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज है, ये फिजिक्स में इंटीग्रेशन का ये यूज है, नोट कर लीजिए इसको भी जल्दी से। किया नोट सभी ने? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। इफ f इक्वल्स टू के टी देन फाइंड द इंपल्स एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे। इंपल्स बताना है बेटा, कैसे करोगे इंपल्स को फाइंड? इंपल्स बताना है आपको, कैसे करोगे इंपल्स को फाइंड? सर जी फंडा बड़ा सिंपल है, अगर f इक्वल्स टू के टी है और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे मुझे इंपल्स बताना है, तो इंपल्स जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी टी। और टाइम कहां से, 0 से शुरू होता है, कहां तक जाना है, 3 तक जाना है। f की जगह के टी पुट कर देता हूं, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के टी डी टी 0 से लेके 3 तक। इंटीग्रेशन का एक रूल हमसे कहता था कि अगर कोई कांस्टेंट आया तो बाहर फेंक दो उसको ले जाके। इंटीग्रेशन का एक रूल हमसे कहता था कि अगर कोई कांस्टेंट आया तो बाहर फेंक दो उसको, तो बाहर फेंक दिया। इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 0 से लेके 3 तक लगा देंगे इसको। के बेटा टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होता है। बार बार वो छोटे छोटे वाले रूल याद मत करो, मतलब परेशान मत हो। अरे इसके लिए परेशान हो गए क्या तुम लोग? t का पावर 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो गया। चलो भाई, तो k अपर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, i इक्वल्स टू k इंटू 9 बाय
2 सॉल्व किया 9k/2, चाहो तो 4.5k भी लिख सकते हो इसको। k क्या है, k कोई कांस्टेंट होगा, हमें क्या मतलब इससे, हमने तो हटा दिया, बाहर निकाल दिया उसको। क्या सर मैं यहां पे प्लस का सी लगाऊं? नहीं, प्लस का सी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लिमिट्स पता थी इस बार, ठीक है। अगर आपको लिमिट्स पता है तो आपको प्लस का सी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लिमिट्स नहीं पता तो आप प्लस का सी लगाओगे, ठीक है। चलिए भाई नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या नोट सभी ने, समझते हो ना बात को? चलिए भाई, तो ये कहानी है हमारे इंटीग्रेशन की, और जो मैंने आपको बताया है ये फिजिक्स में इतना ही आएगा भाई, बाकी और डिटेल में पढ़ना है तो मैथ्स में तो तुम डेफिनेटली इसको पढ़ोगे ही सही, और फिजिक्स में भी कैसे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है वो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि जो पूरा इंटीग्रेशन में मैंने आपको पढ़ाया है वो दिमाग के अंदर बैठ गई होगी जाके बातें। फॉर्मूले जो है वो पेपर पे लिखना है, सामने दीवार पे चिपकाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये करना ही करना है अपने को, ठीक है। चलिए भाई, बाकी वीडियो दोबारा देखना हो तो आप एक काम कर सकते हो, गूगल पे जाइए, www.magnetbrain.com सर्च कीजिए, और यहां पे आके आपके पास एक बढ़िया पेज खुल जाएगा, इसमें जाना है IIT JEE डिपार्टमेंट में, तो मेरे लेक्चर्स आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। मेरे लेक्चर पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक और यहाँ पे पेज खुलेगा जिसमें जो चीजें मैं कवर करवा रहा हूँ वो सारी डिस्क्राइब्ड है बेटा, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, जैसे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, DPPs, चैप्टर के PYQs, और ये सारी चीजें हम कवर करवा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो अभी तक मैं करवा चुका हूं, और इन चैप्टर के सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे लेक्चर 1 उसकी DPP, फिर DPP का सॉल्यूशन, लेक्चर 2 DPP का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जो कि प्रॉपर पैटर्न में, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड है, तो आपको इधर उधर जाके वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है कि सर मैं लेक्चर नंबर 2 ढूंढ रहा हूँ, लेक्चर नंबर 3 ढूंढ रहा हूँ, नहीं है कोई ढूंढने की, ठीक है। कहीं मत जाओ, सीधा वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, और ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री रहेंगे। कभी ये नहीं होगा कि आपसे 2 वीडियो देखने के बाद सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मांग लिया जाएगा, ये बोला गया कि भाई कूपन कोड लगा लो तो उससे डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे फ्री है बिल्कुल, ठीक है। तो जब मर्जी आओ तब देखो, जितने बार लेक्चर देखना उतने बार देखो। अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो वो जो लाल बटन दिख रहा है ना वो दबा देना, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा देना, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन को मिस ना करें। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाकी हाँ अपने दोस्तों में ये सेशन जरूर शेयर करना है, उनको जाके बोलना है कि भाई साहब अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो मैग्नेट ब्रेन आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, इधर उधर भटकने से बेटर है यहाँ पे आके पढ़ लोगे तो फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई, सो हमारा ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब एक सेशन और बचा है जो ग्राफ से रिलेटेड होगा, है ना, एलिप्स का, सर्कल का, इन ग्राफ के लिए क्या इक्वेशंस बनती है उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। तो एक लेक्चर और फिर हमारे बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होगा, फिर हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स को, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह देख लूंगा मैं, क्योंकि इसमें ज्यादा मुझे लगता नहीं कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे, PYQ में हमारे पूछे नहीं जाते ऐसे सवाल, क्योंकि मैथ्स का है ना बेटा, तो हमारे बस ये फिजिक्स में यूज आता है, इसलिए पढ़ा था चैप्टर। सवाल वगैरह डायरेक्टली बहुत कम बनते से, बहुत ही रेयरली होगा कि इससे कोई सवाल बनेगा डायरेक्टली, बाकी हाँ फिजिक्स में कहीं ना कहीं इनके एप्लीकेशन जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।